नमस्कार, मैं डॉक्टर हितेंद्र सिंह गौतम विरोग आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद में वर्णित पंचकर्म चिकित्सा के बारे में। दोस्तों, आयुर्वेद में चिकित्सा दो प्रकार से बताई गई है। पहली समन चिकित्सा, अर्थात समन चिकित्सा क्या होती है? जब शरीर में दोष बढ़ जाते हैं तो बीमारी होती है। बीमारी होने के लिए उसको ठीक करना है तो क्या हम कुछ दवाइयाँ देते हैं, औषधियाँ खिलाते हैं। वो औषधियाँ खाने से जो दोष होते हैं और जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं या कई बार ख़त्म हो जाते हैं। उसे हम समन चिकित्सा कहते हैं। दूसरी होती है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा क्या है? शरीर में कभी कभी दोष इतने अधिक बढ़ जाते हैं या कोई बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है, 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 3 साल हो गया, तो दोष इतने अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं कि वो पूरे शरीर में फैल जाती है। जब पूरे शरीर में फैल गया तो दोषों को शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम शोधन चिकित्सा कहते हैं। शोधन चिकित्सा में पंचकर्म चिकित्सा मुख्य चिकित्सा है। पंचकर्म चिकित्सा, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है कि पंचकर्म अर्थात शोधन में प्रयोग किए जाने वाले 5 कर्म। अब वो 5 कर्म कौन कौन से हैं? वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य और रक्त मोक्षण। अलग अलग आचार्यों ने पंचकर्म के अलग अलग भेद भी बताए हैं, लेकिन व्यवहार में जो हम यूज़ करते हैं वो यही 5 कर्म प्रयोग में लाते हैं। पंचकर्म करने से पहले हमें शरीर को तैयार करना पड़ता है। पंचकर्म के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। पूर्व कर्म में क्या करते हैं? पूर्व कर्म में करते हैं दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन। पूर्व कर्म की आवश्यकता क्या है? सीधे प्रधान कर्म करा दो, पर नहीं। प्रधान कर्म करने से पहले, यानी कि जो हम क्रिया शोधन की क्रिया कराने जा रहे हैं, शोधन की क्रिया आसान क्रिया नहीं होती है। उसके पहले हमें शरीर को तैयार करना पड़ता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमें ऑपरेशन करना है, सर्जरी करनी है या किसी चीज़ को निकालना है तो उसके पहले शरीर को तैयार करते हैं। उसी प्रकार पंचकर्म से पहले भी शरीर को तैयार करते हैं ताकि जो दोष बढ़े हुए हैं उनको शरीर से बाहर आसानी से निकाला जा सके और हमें कोई कष्ट भी ना हो, शरीर को कोई कष्ट भी ना हो। उसके लिए हमें पूर्व कर्म का उपयोग करना होता है। पूर्व कर्म में क्या आता है? दीपन, पाचन, स्नेहन और स्वेदन। दीपन का काम क्या है? दीपन का लिए कुछ हम औषधियाँ देते हैं जो अंदर जाके आपकी अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करती हैं, जिससे दिए जाने वाले घृत, तेल, वसा, मज्जा को पचा सकते हैं। पाचन के लिए क्या करते हैं? पाचन के लिए भी कुछ औषधियाँ देते हैं। वो औषधियाँ लेने से क्या होता है? शरीर की अगेन अग्नि बढ़ती है और जो धातुओं का पाचन होता है। स्नेहन का प्रयोग करते हैं। स्नेहन 2 प्रकार से करते हैं, अभ्यंतर स्नेहन और बाह्य स्नेहन। अभ्यंतर स्नेहन की आवश्यकता क्यों होती है? अभ्यंतर स्नेहन की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं उसके लिए बॉडी पूरी तरीके से प्रिपेयर हो। अब दोष आपके पूरे शरीर में फैले हुए हैं। शरीर में फैले हुए यानी कोष्ठ में नहीं है, सिर्फ एब्डोमेन में नहीं है, वो आपके शाखाओं में आश्रित हैं, आपके ब्रेन में हैं, आपके पूरे शरीर में फैले हुए हैं। तो उनको शरीर में लाने के लिए हमें स्नेहन की आवश्यकता होती है। स्नेहन की आवश्यकता, जैसे शरीर में 2 ही चीज़ें हैं जो एब्जॉर्बेबल हैं। क्या? पानी और घी। पानी और घी एब्जॉर्बेबल है तो हमें घी देना होता है। घी भी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देते हैं, जैसे 20 ml से शुरू किया, 20 ml, 40 ml, 80 ml एंड सो ऑन। वो वैद्य अपने अकॉर्डिंग रोगी के प्रकृति, बल एवं दोषों को ध्यान में रखकर घी की मात्रा डिसाइड करते हैं। घी देने से क्या होता है कि वो सारे दोषों को कलेक्ट करके आपके कोष्ठ में 5 से 6 दिन में ले आते हैं। उसके बाद हमें स्नेहन, वाह्य स्नेहन की भी आवश्यकता होती है। वाह्य स्नेहन कैसे करते हैं? अभ्यंगम यानी बॉडी मसाज और स्वेदन यानी स्टीम बाथ करके। स्वेदन की आवश्यकता क्यों है? स्वेदन की आवश्यकता इसलिए होती है कि जो शरीर में दोष शाखाश्रित दोष कोष्ठ में आश्रित हुए या कुछ दोष ऐसे होते हैं जो सुपरफिशियल होते हैं, वो हमारे स्वेद के थ्रू भी बाहर हो जाते हैं। दूसरा आता है हमारा प्रधान कर्म। प्रधान कर्म में वमन, विरेचन, वस्ति और रक्त मोक्षण होता है। अब हम बात करते हैं वमन के बारे में। वमन को समझने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम शरीर को 3 भाग में बांट लेते हैं। वक्ष स्थल से ऊपर, मध्य भाग और अधोभाग, यानी कि ऊपर चेस्ट के ऊपर का पार्ट हो गया और एब्डोमिनल पार्ट हो गया और लोअर एब्डोमिनल पार्ट हो गया। वमन का प्रयोग ऊर्ध्व मार्ग से दोषों के बाहर निकालने की प्रक्रिया को वमन कहते हैं, यानी कि मुख से जब दोषों को बाहर निकाला जाता है उसे हम वमन चिकित्सा कहते हैं। वमन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं कफज विकारों में। कफज विकारों में जैसे सोराइसिस, जैसे हेडेक्स, जैसे हाइपर एसिडिटी के केस में भी, जैसे श्वास रोग, अस्थमा, ऐसे केसेस में हम वमन का प्रयोग करते हैं। अगर स्वस्थ व्यक्ति को वमन कराना है तो वसंत ऋतु में अर्थात मार्च या अप्रैल के महीने में वमन कराना चाहिए।
और अगर कोई बीमारी है शरीर में, तो शरीर में बीमारी होने पर वैद्य अपने संज्ञान से, जब दोष ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो किसी भी ऋतु में वमन करा सकते हैं। दूसरा है विरेचन। विरेचन यानी कि मध्य भाग में। मध्य भाग में क्या स्थान है? मध्य भाग का स्थान पित्त का स्थान होता है, यानी कि पित्त को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को विरेचन कहते हैं। विरेचन का प्रयोग पित्तज विकारों में करते हैं। पित्तज विकारों में जैसे स्किन डिजीज हो गए, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेज हो गए, पीसीओडी हो गया, ओबेसिटी हो गया, या और भी बहुत सारे पित्त से रिलेटेड डिसऑर्डर्स में हम विरेचन चिकित्सा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को की रक्षा करने के लिए विरेचन कराना चाहता है तो उसे अक्टूबर के महीने में यानी शरद ऋतु में विरेचन कराना चाहिए। अब हम बात करते हैं वस्त्र चिकित्सा के बारे में। जब औषधियों को गुदा मार्ग से प्रवेश कराया जाता है उस चिकित्सा को हम वस्त्र चिकित्सा कहते हैं। वस्त्र चिकित्सा का मुख्यतः प्रयोग वातज विकारों में करते हैं, जैसे कंपवात, पक्षाघात, वात व्याधियाँ, किसी भी तरीके का शरीर में दर्द है, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन या मोटापा, पेट में चर्बी जमी हो गई, उसके लिए भी हम लेखन वस्ती का प्रयोग करते हैं। आचार्यों ने इसे श्रेष्ठ चिकित्सा बताया है। वस्ती दो प्रकार की होती है, एक निरुवस्ती और दूसरी अनुवासन वस्ती। निरुवस्ती यानी कि काढ़े की वस्ती, इसमें हम काढ़ा, क्षीर पाक या औषधियों से बने हुए अर्क का प्रयोग करते हैं। और अनुवासन वस्ती, इसमें हम तेल का प्रयोग करते हैं। मुख्यतः वस्ती का प्रयोग वर्षा ऋतु में करना चाहिए, लेकिन वस्ती एक ऐसी चिकित्सा है जिसका आप कभी भी किसी भी प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नस्यकर्म के बारे में। नस्यकर्म क्या है? नासिका द्वारा औषधि, तेल, घी, काढ़े या चूर्ण को देना नस्य कहलाता है। आचार्यों ने आयुर्वेद में बताया है कि नासा ही सिरसो द्वारा, यानी कि नासा ही आपके सिर का द्वार है। तो कोई भी बीमारी, ऊर्ध्वगत किसी भी प्रकार का रोग, सिरोरोग, माइग्रेन, कोई ईएनटी रिलेटेड डिसऑर्डर, साइनसाइटिस या कई बार स्ट्रेस रिलेटेड, हेयर फॉल, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है या नर्वस डिसऑर्डर्स में हम नस्य का प्रयोग करते हैं। नस्य एक बहुत व्यवहारिक कर्म है। आज भी गांव देहात में चले जाइए तो लोग गांव में सोने से पहले नाक में गाय का घी एक एक ड्रॉप डाल लेते हैं, या कई बार सिर्फ अपनी उंगलियों से ही नाक में जो घी या तेल का सेवन करते हैं, वो भी आपकी बॉडी में बहुत अच्छा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं आखिरी पंचकर्म चिकित्सा यानी कि रक्त मोक्षण के बारे में। रक्त मोक्षण में अशुद्ध रक्त का शरीर से बाहर निकालना यानी कि ब्लड लेटिंग करना रक्त मोक्षण कहलाता है। यह दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो लोकल, दूसरा सिस्टेमिक। लोकल कैसे? जैसे कोई बीमारी है, जैसे स्किन डिजीज है, कोई फोड़ा हो रहा है या कोई वुंड है, नॉन हीलिंग वुंड है जो हील नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम लोकल थेरेपी करते हैं। और सिस्टेमिक यानी शरीर के सभी जगह पर रक्त में दुष्टि हो गई है तो हम उसको शिरावेद द्वारा रक्त मोक्षण करते हैं। लोकल थेरेपीज में हम क्या इस्तेमाल करते हैं? जैसे जलौ का इस्तेमाल करते हैं, श्रृंग, अलाबू इस्तेमाल करते हैं, और आजकल बहुत कॉमन है कपिंग थेरेपी। कहीं पेन है वहाँ पर भी हम जलौका का या कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। पंचकर्म की चिकित्सा समाप्त होने के बाद शरीर की अग्नि मंद हो जाती है। जब शरीर की अग्नि मंद हो जाती है तो शरीर हल्का महसूस करता है और दीपन, पाचन थोड़ा स्लो हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या पश्चात कर्म फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। पश्चात कर्म में क्या करते हैं? संसर्जन कर्म। संसर्जन कर्म क्या होता है? जैसे हम बीमार हैं तो हम तुरंत भारी खाना नहीं खाते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले हल्का खिचड़ी, दलिया, चावल का पानी, दाल का पानी ये लेना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे जिस प्रकार की शुद्धि हुई है उसी प्रकार 4 दिन, 7 दिन, 5 दिन या 10 दिन में अपनी नॉर्मल डाइट पे आते हैं। दूसरा, व्यवहार करना, जो अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना, यानी कि समय पे उठना, समय पे जागना, रात्रि में देर रात तक जागना नहीं, दिवाशयन नहीं करना, या ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या पंचकर्म की चिकित्सा घर पे की जा सकती है? उसका एक ही आंसर है कि पंचकर्म की चिकित्सा सदैव वैद्य की देखरेख में करनी चाहिए और घर पे इसे ट्राई नहीं करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं या वीडियोस के माध्यम से जुड़े रह सकते हैं। उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें। हमेशा स्वस्थ रहें। नमस्कार।